सदा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। जी प्रतीक भैया, बहुत धन्यवाद जी। विषय शुरू करता हूँ। विषय है सहभागी जनतंत्र और स्वदेशी। इस पर कुछ विचार प्रकट करने हैं, ऐसा प्रतीक भाई का आदेश भी था और आग्रह भी मान लीजिए। जी जी श्रुति, बहुत धन्यवाद। तो सहभागी समाज और सहभागी समाज हो इस लोकतंत्र में, जिसका विषय रखा गया है सहभागी प्रजातंत्र। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा। जैसे आज का दौर ही देख लो, महामारी के दौर से पूरा देश गुजर रहा है और इस वक्त सरकार की जो गाइडलाइन है उनको सब फॉलो करते हुए सब सरकार का सहयोग कर रहे हैं। देश में सभी लोग जो सरकार ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है उनको सबको मान रहे हैं और एक अपनी देश के प्रति एक दायित्व को और सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। यही सबसे बड़े सहभागी प्रजातंत्र में सबसे बड़ा इसी का परिचायक है जो आज के दिनों में देखने को मिल रहा है। नेतृत्व द्वारा नीतियों का लागू होना, उन नीतियों को सहजता से मानना प्रजा द्वारा और प्रजा के हित में नीतियों का होना, यही सबसे बड़े सहभागी प्रजातंत्र का परिचायक है। समाज का संचालन यदि समाज की सहभागिता से सजग और संवेदनशील हो तो हर व्यक्ति के हृदय तक वो सहजता से पहुंचती है और हर व्यक्ति उसमें अपने को सम्मिलित महसूस करता है। उदाहरण के तौर पे अगर लो तो किसी भी राजा का आदेश उसके सत्तात्मक मद का प्रतीक हो सकता है, जबकि सहभागी समाज का समग्र निर्णय उसके प्रतिनिधि के माध्यम से स्वस्थ प्रजातंत्र के हित का होता है, जो स्वतः ही जनमानस के द्वारा प्रेरित, प्रार्थनीय और स्वीकार होता है। प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा का राज, इस विषय में निहित है। सहभागी प्रजातंत्र का मूल विषय यही है, प्रजा के द्वारा, प्रजा का राज और प्रजा के द्वारा सब उसी को सुनिश्चित करना, प्रजा के बीच में से एक नेतृत्व चुनना, उस नेतृत्व का सबको अनुपालन करना और उसके साथ निर्वहन करते जाना, एक ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। उदाहरण के तौर पे ले लो, अगर कोई धन संपदा और बल से बहुत ही बलशाली है और वो किसी को बलपूर्वक ये कहता है कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा और स्वेच्छा से कोई नहीं करना चाहता है लेकिन बलपूर्वक करवा रहा है, तो वो करेगा, लेकिन मन में एक कटुता पैदा होगी। तो ऐसे कटुता ना पले, कहीं मन में चिंगारी ना बने और ये चिंगारी आगे चल के एक विरोधाभास बन के एक बड़े विरोध के रूप में उभर के ना आए, ऐसी चिंता नेतृत्व को करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। यही सहभागी प्रजातंत्र का सबसे बड़ा परिचायक है। राज्य सत्ता में लोगों की भागीदारी हो और राज्य का कुशल संचालन हो, ऐसे नेतृत्व का होना आवश्यक है। राज्य सत्ता अगर विलासिता में या भ्रष्ट नीतियों में लिप्त हो जाएगा तो विनाश राज्य का और नेतृत्व का सुनिश्चित है। तो उसके लिए राजा और प्रजा, जो आज के समय में कह लो कि लोकतंत्र में है, तो सरकार और जनता के बीच में एक संवाद, एक समन्वय, एक सामंजस्य और एक समायोजन, ये सभी आवश्यक हैं। नीतियां जो हैं वो लोक हित में हों, लोगों द्वारा स्वीकार हों, लोग उसमें सशक्त हों, सुदृढ़ हों, शिक्षित हों और उनका विकास चहुमुखी हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा परिचायक है एक सहभागी प्रजातंत्र का। अब विषय जो है वो प्रतीक भाई ने दो रखे हैं, जैसे सहभागी प्रजातंत्र और स्वदेशी, और तीसरा उनका एक आग्रह था कि काव्य पाठ भी कुछ करूं, तो मैंने इसको 3 बिंदुओं में बांट दिया। पहले मैंने सहभागी प्रजातंत्र पे बोल रहा हूं, आगे मैं स्वदेशी पर बोलूंगा और अंत में मैं वाणी को विराम देते हुए कुछ कविता पाठ करूंगा।
एक ऐसा समाज विकसित करना जिसमें सब लोग समानता के साथ रह सकें, कोई धर्म, पंथ, मजहब, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये हम सुनिश्चित कर पाएं और सब आजादी से जिएं, सब सुखी होकर जिएं, किसी भी साधन संसाधन की कमी ना हो, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। और हमारा देश इस दिशा में आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफी हद तक हमें सफलता मिली है, सभी देख भी रहे हैं। तो ऐसे राष्ट्रहित में सरकार के फैसले हों, नेतृत्व के फैसले हों, राजसत्ता मद में ना डूबे, जन कल्याणी नीतियां लेके आए और सरकार और लोगों के बीच में समन्वय बना रहे, सत्ता एक पारदर्शिता के साथ चलती रहे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके हम सब समर्थक हैं और मानते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो विलासिता में, वासना में डूबे रहते थे, उनको प्रजा से मतलब नहीं था, धन संपदा था थी और इस चक्कर में उनका विनाश होता था। विदेशी आक्रांता आते थे, वो उनकी कमजोरी को देखते थे और उसके बाद उस कमजोरी, उस दुखती रग पर वो हाथ रख के आक्रमण करके छल से, कपट से वो उनको हरा के उस सत्ता पे कब्जा कर लेते थे। इसीलिए कुछ समय के कुछ काल चक्र में देश परतंत्र रहा। तो ऐसी कोई कुरीति, ऐसा कोई कालचक्र फिर ना आए, इसके लिए भी हमें अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। संविधान में सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, सब समान रूप से अपनी धर्म, पद्धति, मजहब, संस्कृति को मान सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे भारतवर्ष के संविधान में दी गई है और जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। यही एक कुशल नेतृत्व और कुशल राजसत्ता का परिचायक है। तो ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, इसका निर्वहन कर रहे हैं। यही एक जो विषय था सहभागी जनतंत्र का, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद स्वदेशी पे आते हैं। देश में करोड़ों युवा हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और सबके अंदर अद्भुत कला, अद्भुत हुनर और एक नई क्रिएटिविटी है, कुछ कर गुजरने का एक जुनून है, एक जिगर है। किंतु परंतु समय काल ऐसा रहा आजादी के बाद भी कि यहाँ का हुनर बाहरी देशों ने उसको तराशा। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब लोग यहाँ जो उनके अंदर कुछ हुनर था और बहुत अच्छा कर सकते थे देश के लिए, वो अमेरिका चले गए, अरब कंट्रीज में चले गए। आज भी नासा में एक लंबी श्रृंखला है भारतीय वैज्ञानिकों की। नासा का जो आज सक्सेस मिशन जो भी होता है दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय साइंटिस्ट का रहता है। अरब कंट्रीज में उनके प्राइवेट सेक्टर में 60% भारतीय कर्मचारी हैं, क्योंकि वो भारतीय कर्मचारियों की कर्मठता, उनकी लगनशीलता और उनके दिमाग और उनकी क्रिएटिविटी पर विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी कला भारत से बाहर ना जाए, भारत में उसको पर्याप्त वातावरण मिले, भारत में उसको निखारा जाए, ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही स्वदेशी का सबसे बड़ा परिचायक है। स्वदेशी उद्योगों को, जैसे घरेलू उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही एक सामंजस्य बने, एक निखार आए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हमें अपने घरेलू उद्योगों को बूस्टअप करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, उनको उपयोग में लाना होगा। एक मानसिकता जो समाज में बनी हुई है कि भारतीय जो भी उद्योग हैं, भारतीय जो भी प्रोडक्ट हैं, उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है जितनी विदेशों से आती है। तो ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। और वो कैसे बदल सकते हैं? जब हम अपने घरेलू उत्पादों और घरेलू चीजों को बढ़ावा देंगे। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर जोर देना होगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। हमारे जो लोग हैं, जो भी यूथ हैं, उनके अंदर जो हुनर है, कलाकृति है, उनको निखारना होगा। उनको पर्याप्त वातावरण, माहौल और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। तो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो, यह तय करना पड़ेगा। दूसरा विषय कि विदेशों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। वहां से जो आयात करने का एक माध्यम है, एक जरिया है,
बहुत सारी चीज़ों को हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। अगर वो किसी कारणवश अगर रुक जाती हैं तो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ों में दिक्कत होती है। तो दैनिक डेली यूटेंसिल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, उसमें 60% पड़ोसी देशों का भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने देश में ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, लेकिन गुणवत्ता का और एक विचार, एक समझ का एक फर्क रहता है कि वो अच्छी नहीं हो सकती है, इसलिए हम ऐसी चीज यूज करते हैं। तो ऐसी मानसिकता बदलने के लिए अपने प्रोडक्टों को सुधारना होगा। आज महामारी के काल में जो देश एक दूसरे देश पर निर्भर हैं, वो इस संकट से जूझ रहे हैं। किसी देश से हम रॉ मटेरियल लाते हैं, किसी देश में बनाते हैं और तीसरे देश को बेचते हैं, और आज महामारी काल में ये सब बंद है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी थी कि तीसरे से आके दूसरे में आए, दूसरे से बन के इसमें आए, तो उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इसका असर भारत को भी देखने को मिला है, किंतु परंतु भारत इतना आत्मनिर्भर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो इसलिए की कि आज के समय में जो ये अवसाद का, बीमारी का, अवसाद का समय है, ऐसे समय को हम अवसर के रूप में उपयोग कर सकें, एक सीख ले सकें, और इसके साथ हम अपनी क्वालिटी को, क्वांटिटी को निखार सकें। ये ऐसा समय है, हम घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं, लेकिन हम देश हित में क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये वायरस जाने के बाद एक नया भारत तैयार होगा, और जिसमें अपनी अलग व्यवस्था होगी, जो स्वतंत्र होगी। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भी घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ के बजट में काफी प्रावधान दिए हैं, ताकि छोटे तबके के लोग, जिनका छोटा कारोबार है, उनके प्रोडक्ट में गुणवत्ता आए, लोगों का उसमें विश्वास जगे और लोग उनको उपयोग लें। दैनिक के उपयोग में अगर चीजें आएंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उद्योगों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इजाफा होगा, मार्केट में उनकी वैल्यू होगी, और जब भारत में वैल्यू होगी तो विदेशों में भी उसकी वैल्यू होगी, भारत से लोग बाहर भी ले जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर पाए, इसके ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा। अभी अगर स्वदेशी की बात करते हुए बात करें, अपने गुणवत्ता की, अप्रिसिएशन की, अपने यूथ जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक सकारात्मक जो संदेश आए हैं, वो ये है कि तमाम IITs और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने एक टेस्टिंग किट, जो कोविड-19 टेस्टिंग किट हैं, वो तैयार की हैं। उनका काफ़ी टेस्ट हो चुका है, और कई दौर टेस्ट होने के बाद उनको उपयोग में लाया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही हमने जो PPE किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो डॉक्टर्स हमारे यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम बाहर से आयात करते थे और भारत में उनका बहुत ज़्यादा हम उनको बनाते नहीं थे, उनका बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, उनको भी हम बना रहे हैं। आज लाखों की संख्या में PPE किट बन रही हैं, मास्क बहुत बड़ी संख्या में बन रहे हैं, सैनिटाइजर जो कभी बहुत अधिक दामों में आता था, आज उसकी इतना हम उत्पादन कर रहे हैं कि वो आसानी से कम दामों में हमें मिल रहा है। तो ऐसे घरेलू उत्पादों को इस अवसाद के समय में अवसर के रूप में हमें बढ़ावा देना होगा। जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, उनको पुशअप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव, स्टेप सरकार ले रही है, और ये अच्छी चीज है। आज भी हम अगर देखते हैं कि इसरो में जो कल खबर आई थी, इसरो में सरकार द्वारा, इसरो की जो संस्था है, सब जानते हैं, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको सरकार ने आम जो लोकल कंपनीज हैं, जो स्मॉल कंपनीज हैं, उनके लिए सर्वव्यापी कर दिया है। उनके जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज यूज कर सकती हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं सरकार धीरे धीरे सुनिश्चित कर रही है। स्वदेशी वातावरण हो, स्वदेशी हर चीज हो, स्वदेश में ही चीजें बनने लगे, आत्मनिर्भर हम बने, विदेशों पर कम हम लोग डिपेंड रहें, ऐसी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कर रही है।
और इसमें हमें सहभागी होना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों सरकार ने, जो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज करते हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो जूम ऐप को यूज करते हैं। और जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग लाइव हैं सोशल मीडिया से जो कनेक्ट रहते हैं, वो इस जूम ऐप के बारे में सब कोई जानते होंगे। तो वो जूम ऐप जो है वो चाइनीज ऐप है। उसके साथ जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भारत में यूज होते हैं वो सारे विदेशी ऐप हैं। और इनमें एक चीज सामने आई है कि इससे हमारी प्राइवेसी लीक होती है, जिसको ये जो भारी कंपनियां हैं ये थर्ड पार्टी को बेच देती हैं। हमारे जो भी डेटा और जो भी हम लोग शेयरिंग या बातें करते हैं, इनको ये थर्ड पार्टी को शेयर करते हैं। तो इस सिक्योरिटी और ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, बंदे हैं, उनको ऑफर किया था कि अगर कोई जूम ऐप ऐसी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भारत में बना सकता है तो सरकार उनको अच्छा एक साधन संसाधन और उनको जो भी 1 करोड़ से ऊपर कुछ रुपए वगैरह सब कुछ देने का सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है। और जो भी हुनर है, जो भी क्रिएटिविटी है देश में, युवाओं में, ये एक अच्छा मौका है। सरकार काफी चीजों में लोगों से खुलकर उनके विचार मांगती है। स्वदेशी सामान या स्वदेशी चीजों को अपनाने से लेकर सरकार की नीतियों तक लोग आम राय मांगने लगी है। ऐसा पहले नहीं होता था। ट्विटर के जरिए और तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म है उनके जरिए सरकार जनता की राय मांगती है, और जनता जो राय देती है सरकार उनके इस बीच सामंजस्य बिठा के उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर पाए, ऐसा वातावरण बन पाए, इसके लिए भी विचार करना होगा। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। हमारे जो यूथ हैं, दे हैव मच टैलेंट, दे हैव क्रिएटिविटी, बट देयर इज नीड टू पुश अप देयर क्रिएटिविटी और टू बूस्ट देम, give them chance to show them their talent, give them a positive and appreciative environment by which they can show their talent. They can do, they have willpower to do it. If we will provide them a proper environment and positive environment, they will do it. They will do something very proud for the country. We have seen, we have many examples in the previous years also and in the past also. So such type of mentality, such type of creativity, we need to support them. स्वदेशी चीजों को सभी लोग सहस्र अपनाएं, ऐसा मेरा भी आग्रह है, क्योंकि ये घरेलू उद्योग हैं और विदेशी उत्पादों के आड़ में हम इनका उपयोग नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे जो घरेलू उद्योग होते हैं वो काफी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। उनमें केमिकल्स का इतना उपयोग नहीं होता जितना बाहर के उत्पाद आते हैं, विदेशों से आते हैं। लेकिन हमारे मन में एक मानसिकता ये बनी हुई है कि बाहर के उत्पाद हैं, महंगे हैं तो अच्छे होंगे। तो ऐसे वातावरण को बदलने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध इस कार्य में लगना होगा। ऐसा करते हुए हमें राष्ट्र हित में अपना योगदान देना होगा और लोगों से एक स्वदेशी अपनाने और देश को एक इस महामारी काल से सीख लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसी के साथ ये विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। प्रतीक भाई ने एक आग्रह भी रखा था और एक आदेश मान लो, जो उनकी एक अपेक्षा थी कि मैं काव्य पाठ करूं, और समय की अपनी बाध्यता है, उसका भी मुझे ख्याल रखना है। तो आज के समय को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं, उनको मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आज के उसमें परिवेश में स्थिति बनी हुई है, कुछ विरोधाभासी भाषाएं भी आ रही हैं, सरकार की नीतियों पे सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के वातावरण में भी सकारात्मक विचारों का निर्वहन करते रहना है। देश समाज को जगा के रखना है। देश और दुनिया अभी इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, तो ऐसे समय में कोई भी देश में वैमनस्यता ना पले, गृह युद्ध जैसे हालात ना बने,
इस विषय पे चिंता करनी होगी और सबको समझना होगा। सबको समझदारी का परिचय देते हुए सबको समझाना होगा, खुद भी स्वयं भी समझना होगा। सेवा कार्य में अनवरत लगे हैं, अपने कार्य कर रही है। जो सरकार के सार्थक प्रयास हैं सरकार कर रही है, वो जनमानस तक अच्छे से पहुंचे, इसकी चिंता भी हमने करनी पड़ेगी। अक्सर क्या होता है कि सरकार कोई भी नीति रीति, जन कल्याणी नीति या पैसा मान लो जो मजदूरों के अकाउंट में भेजती है, अभी तो डायरेक्ट अकाउंट में भेजी, लेकिन कभी उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो आते आते गरीब तक अठन्नी में बदल जाता है। तो ऐसी महामारी काल में ऐसी व्यवस्थाएं ना आए, लोग समझें कि देश संकट से जूझ रहा है, निज हित से ऊपर उठ के जनहित में सोचें और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अभी हाईवे पर काफी मजदूर वर्ग ट्रकों में भर भर के जा रहे हैं, उनको इतना सोचने विचारने की शायद क्षमता नहीं है, लेकिन हम सबको उनको प्यार से, बुद्धि विवेक से समझाना होगा कि इस तरह से सरकार की गाइडलाइन ना मानने से देश में और संकट पैदा हो सकता है। सरकार ने सबके लिए श्रमिक एक्सप्रेस जैसी काफी ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन लोगों को डर है कि सरकार ले जाके क्वारंटाइन करेगी, इसलिए चुपचाप भाग रहे हैं और जिसकी वजह से रोडों पर हादसे हो रहे हैं, तमाम लोगों की जान जा रही है और एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है और सरकार के ऊपर सवालिया निशाना खड़े हो रहे हैं। तो शासन प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर पाए जिसमें लोगों को दुख ना हो, कष्ट ना हो, सब सहजता से उनको माने, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये बात सबने समझनी होगी कि अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और इस तरह के अपने घरों में, गांव में जा रहे हैं और इस तरह का कोई एक शंका है मन में या शक है कि कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इस विषय में सोचना होगा। और सरकार ऐसा नहीं है कि किसी को फांसी पे चढ़ा देगी या किसी को मार देगी, आपको उपचार ही करेगी, आपको सही करने का पूरा प्रयास करेगी और जितना संभव होगा अच्छे कदम उठाकर अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट देके सरकार आपको सही करके आपके घर भेजेगी। लेकिन एक उसका समय काल तय है, ये भारत में ही नहीं दुनिया में हो रहा है। दुनिया में सरकार फिर भी सहजता से सबको स्वीकार करने के लिए आग्रह कर रही है। अनेक देशों में देखो तो सेना को उतारा गया है, जो नहीं मान रहे उनको बलपूर्वक मनवाया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था इस संकट से अव्यवस्थित ना हो, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसका भी चिंतन करना है। हमें सरकार की गाइडलाइन का प्रॉपर पालन करना है और ये सहभागी प्रजातंत्र का ये भी एक परिचायक है कि सरकार हमारे हित के लिए, दूरगामी हित के लिए डिसीजन, निर्णय ले रही है, उसमें हमें सरकार का सहयोग करना है। पूरी दुनिया बंद है, पूरा देश बंद है, ऐसे समय में अगर हम मनमानी करते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं और कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं तो बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा और सरकार करेगी। वो आपके द्वारा दिया गया मौका होगा, तो ऐसे मौके सरकार को ना दो, ये भी मन में चिंता करनी चाहिए और ऐसी भी सोचना पड़ेगा। तो सहभागी बने, सहयोग करें और सरकार के साथ जो इस कालखंड में जो महामारी चल रही है उससे बचने के पूरे प्रयास करें। इसी के साथ इस महामारी में कुछ समय ऐसा चल रहा है तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ गजल या कविता 2-4 पंक्तियां कहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है और समय भी अपना चल रहा है और हमें इसका ख्याल रखना है। तो मैं कुछ गजल की कुछ लाइनें सुनाता हूं जो आज के समय पर सामंजस्य के साथ बैठती हैं, सुनिएगा। समय है ये कैसा जो जाता नहीं है, कोई वक्त अच्छा अब आता नहीं है। समय है ये कैसा जो जाता नहीं है, कोई वक्त अच्छा अब आता नहीं है। सभी को हिफाजत
करनी पड़ेगी, चरागाहों की इज्जत तो रखनी पड़ेगी, सभी को हिफाजत करनी पड़ेगी, चरागाहों की इज्जत तो रखनी पड़ेगी। और चरागाहों का जलवा घटा जा रहा है, क्या कोई नहीं अब बचा पा रहा है। चरागाहों का जलवा घटा जा रहा है, क्या कोई नहीं अब बचा पा रहा है। कुछ 4 पंक्तियां और। देश में सब अच्छा हो, कोई भी तनाव की स्थिति ना हो। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि बांटा गया था कोरोना का भी कुछ चीजों में, तो ऐसी स्थिति ना बने। देश हमारा है, सबके हित की सोचें, सबके हित की कामना करें और सबके साथ सामंजस्य बैठाएं और देश हित में अपना योगदान दें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस विषय में सोचें। वैमनस्यता कोई किसी के विषय में ना पाले, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है और अपेक्षा भी है। मैं कुछ पंक्तियां और 4 निवेदित करता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। सुनिएगा। मुझे इस मुल्क से ये नफरतें मिटाना है, मुझे इस मुल्क से ये नफरतें मिटाना है। जले ना कोई मुझे ऐसे घर बनाना है, जले ना कोई मुझे ऐसे घर बनाना है। लहू की लपटें ना दंगों में ये जहां डूबे, लहू की लपटें ना दंगों में ये जहां डूबे। मुझे मोहब्बतों की आंधियां चलाना है, मुझे मोहब्बतों की आंधियां चलाना है। तो सभी को एक मोहब्बत का, प्यार का वातावरण सबको देना है, सबसे प्यार करना है। खास करके हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, डॉक्टर्स और जो नर्सेस और सफाई कर्मचारी है, उनका सम्मान करें, उनको अप्रिसिएट करें, उनको घृणा और ईर्ष्या की नजर से ना देखें। डॉक्टर्स के विषय में सुनने में आया था कि वो कहीं भी अगर रेंट पे रहते हैं और वो कोविड-19 पेशेंट वगैरह को ट्रीट करते हैं तो मकान मालिक उनसे कहते हैं निकल जाओ। तो ऐसी एक निर्मम व्यवस्था और अमानवीय व्यवस्था ना बने, इस विषय में भी सबने सोचना चाहिए। निज हित से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए और देश के लिए क्या सार्थक हो, ऐसी सहभागिता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। सब अपने हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी रिस्क लेकर रोडों पर सफाई कर रहे हैं, सड़कों पर, दुकानों पर, बाहर जो मॉल्स हैं उनमें सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, दवाओं को छिड़क रहे हैं। डॉक्टर्स अपने घर परिवार की परवाह किए बिना, कुछ ऐसी मार्मिक तस्वीरें आई थी कि घर के बाहर बैठ के 4-4 दिन बाद बच्चों से दूर बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये वेदना और करुणा से भरी हुई एक दृश्य है। इनको सबको समझना पड़ेगा। एक इंसान की प्रवृत्ति, एक मानवीय प्रवृत्ति जो सबको स्वीकार करने वाली है, सबको दया के रूप में देखने वाली और सबको देने वाली है, इसका निर्वहन करना पड़ेगा। भारतीय पद्धति हमेशा निज हित से ऊपर उठकर जनहित, संसार हित, जन कल्याण हित में रही है। उसका परिचय हम हैं और हमें देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था कहीं सुनिश्चित ना हो जहां ऐसा सुनने में आए कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये ऐसी अगर खबरें आती हैं तो ये भारत की संस्कृति के नाम पे विकृति का परिचायक है। हम सबकी सहभागिता हो इस काल में। ये 2020 जो अब तक का सबसे मेरे विचार में बहुत ही कठिनाई भरा और बहुत ही आपदाओं भरा साल रहा है। अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि 4 राज्यों में कोई भूकंप सा, कोई आंधी सी, तबाही सी आई है। तो ये साल जल्दी गुजरे और आने वाला कल अच्छा हो, ऐसी कामना करते हुए सबका देश हित में सहयोग जरूरी है। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहता हूं कि सब देश हित में सोचें, सहभागी बने, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें और जो भी इनिशिएटिव हैं जो हम लोगों को सेफ रख सकते हैं, घर में रहें, घर के अंदर रहें, मिलना जुलना भी बंद रखें।
स्वदेशी चीजों को अपनाएं, आवश्यकता अनुरूप चीजों को लें, घर में बहुत ज्यादा खपत भी ना करें। ऐसा पता चले कि पूरी सब्जी की गाड़ी अपने घर में उतार के रख ली है, बाकी पड़ोसी मोहल्ले में किल्लत पड़ी है, ऐसा भी मन में कोई कुविचार विकसित ना करें। तो सबके विषय में सोचें, सबके हित में सोचें। हम आधी रोटी से संतोष में है, सामने वाला भी खा सके, ऐसी व्यवस्था तय करें। जन कल्याणकारी कार्य करें और सहभागी बने, ऐसा सबसे अपेक्षा है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।